नमस्कार, मैं रुचि सोलंकी अलवर न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। रुक कर लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। हत्या कर लाश मैदान में फेंकी, पुलिस ने शुरू की जांच पड़ताल। सहसपुर गांव में फरार बाबा नारायण हरि का आलीशान आश्रम, सजी धजी लड़कियों को ही आश्रम में थी प्रवेश की खुली छूट। पार्षद ने आयुक्त और महापौर पर लगाया सफाई व्यवस्था में घोटाला करने का आरोप, कहा सफाई ठेकेदार पर लगनी चाहिए पेनल्टी। अलवर शहर में बदमाश सक्रिय, दिन दहाड़े कटला से बदमाश ले गए नोटों से भरा थैला। और अब खबरें विस्तार से। हरियाली राजस्थान कार्यक्रम के तहत ग्राम गुरगचका के शहीद राजेंद्र प्रसाद विद्यालय में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके तहत विद्यालय प्रांगण में 11 छायादार पौधे लगाए गए। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ग्राम सेवक मोनिका नेहरा की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत नांग लसालिया के सभी सार्वजनिक स्थानों पर 500 छायादार पौधे लगाए जाएंगे। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानाध्यापक नरेश कुमार शर्मा, विक्रम यादव, पूनम राव, ग्राम सेवक मोनिका मेहरा, उप सरपंच उदय सिंह, टेकचंद, नरेंद्र कुमार, धर्मपाल, वीर सिंह, लालाराम सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। भारत विकास परिषद राजगढ़ शाखा द्वारा परिषद के संस्थापक डॉक्टर सूरज प्रकाश की जयंती के उपलक्ष्य में सेवा पखवाड़ा के तहत आज नंदी गौशाला में गायों को हरा चारा खिलाए जाने के साथ ही गौशाला में वृक्षारोपण कार्य भी शाखा द्वारा किया गया। इस अवसर पर अध्यक्षा पद्मा गोयल, संरक्षक डॉक्टर के.एम. गुप्ता, सचिव रश्मि विजय, जिनेन्द्र जैन, प्रीति विजय, पारस सर्राफ, प्रीति विजय, लोकेश रावत सहित समिति के सदस्य एवं गौशाला के सदस्य मौजूद थे। प्रदेश में उद्यमों की सरल स्थापना एवं राज्य की सभी वर्गों के व्यक्तियों को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने के लिए बैंकों के माध्यम से ब्याज अनुदान, योगदान ऋण उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से योजना प्रारंभ की गई है। योजना का प्रमुख उद्देश्य स्वयं के उद्यम की स्थापना एवं स्थापित उद्यम के विस्तार, विविधीकरण, आधुनिकीकरण, कम लागत पर ऋण व रोजगार उपलब्ध कराकर रोजगार के नवीन अवसरों का सृजन किया जाएगा। महाप्रबंधक M.R. मीणा ने बताया कि मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, जो राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना है, इस वर्ष जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र की तरफ से 94 लोगों को ऋण दिया जाएगा। अब तक 126 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जिनका चयन करके आवेदन बैंकों को भेज दिए गए हैं, जिनमें से 36 आवेदन को स्वीकृति मिली है और 28 लोगों को इस योजना का लाभ मिल चुका है। इस योजना में कोई भी व्यक्ति स्वयं का व्यवसाय करना चाहता है तो इस योजना का लाभ उठाएं। इसमें 5 से 8% ब्याज का प्रावधान है। इसमें 10 करोड़ तक की राशि मिल सकती है। कोई भी व्यक्ति इस योजना से जुड़ना चाहता है तो ऑनलाइन SSO राजस्थान पर जाकर MLUPI पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकता है। योजना की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना राज्य सरकार की एक फ्लैगशिप स्कीम है और इसके अंतर्गत इस वर्ष जिला उद्योग केंद्र एवं वाणिज्य केंद्र अलवर को 94 लाभार्थियों को लाभान्वित करने के लक्ष्य प्राप्त हुए हैं और इसके तहत हमने अब तक 126 आवेदकों के आवेदन पत्र चयन करके और बैंकों को प्रेषित कर दिए हैं और 36 आवेदन पत्रों में स्वीकृति भी प्राप्त हो गई है और 28 को लोन भी मिल गया है। तो ये योजना कोई भी अपना व्यवसाय करना चाहता है, युवा युवती, तो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। खुद का व्यवसाय करना चाहते हैं, इसमें 5 से 8% ब्याज का प्रावधान है और मैक्सिमम 10 करोड़ रुपए तक का लोन बैंक के मार्फत मिल सकता है। तो जो भी युवा इस योजना से जुड़ना चाहते हैं वो ऑनलाइन SSO राजस्थान पर जाकर MLUPI का पोर्टल है और इस पर अपना आवेदन कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये योजना
31 जुलाई तक है, तो 31 जुलाई 2024 से पूर्व अपना आवेदन पत्र बैंक को पोर्टल पर अपना आवेदन पत्र प्रेषित कर दें, भर दें, और जो हम बैंक को फॉरवर्ड कर देंगे। तो ये योजना अपना खुद का कोई इंडस्ट्री लगाना चाहे या सर्विस सेक्टर का काम करना चाहे या कोई अपना बिजनेस खोलना चाहे, छोटा बड़ा जैसा भी, तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए दिव्यांगजनों से संबंधित मुद्दों पर जनता का ध्यान केंद्रित करने और उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए हर साल 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर उत्कृष्ट दिव्यांगजनों, व्यक्ति और संस्थाएं जो दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं, उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। राष्ट्रीय दिव्यांगजन पुरस्कारों के लिए नामांकन केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से गृह मंत्रालय द्वारा डिजाइन किए गए संरक्षित केंद्रीकृत पोर्टल पर आमंत्रित किए गए हैं। ऑनलाइन नामांकन 15 जून से शुरू हो गया है एवं अंतिम तिथि 31 जुलाई है। राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए दिशा निर्देशों को दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए सरल और तर्कसंगत बनाया गया है। सर, राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए पुरस्कारों एवं प्रोत्साहन हेतु संस्थाओं को आगे लाने के कार्य किए जाते हैं। उसी के संदर्भ में इस साल भी राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए जाने हैं। इस संबंध में भारत सरकार से प्राप्त पत्र के क्रम में प्रस्तावों को आमंत्रित किया गया है। जिसके संदर्भ में 31 जुलाई अंतिम तिथि रखी गई है। उससे पूर्व वे व्यक्ति जो कि उल्लेखनीय कार्य किए हैं, दिव्यांगजन, वे व्यक्ति और संस्थाएं जिन्होंने उल्लेखनीय कार्य किया है दिव्यांगजन कल्याण के पथ पर, उन संस्थाओं को और व्यक्तियों को लाभ प्रदान करने के लिए विभाग की ओर से आग्रह किया जाता है कि वह अधिक से अधिक संख्या में इसमें अपने प्रस्ताव और दावे प्रस्तुत कर भारत सरकार की योजना का लाभ उठाने का श्रम करें। यह पुरस्कार भिन्न भिन्न श्रेणियों के दिया जाता है। एक तो व्यक्ति जिन्होंने कि उल्लेखनीय कार्य किया है, उल्लेखनीय कार्य से आशय है कि जिन्होंने कोई मिसाल कायम की हो और जिन्होंने कोई, जैसे अभी हाल में ही दिव्यांग बालिकाओं ने दिव्यांग ओलंपिक खेलों में पदक जीतकर इस तरह का रिकॉर्ड बनाया था। उसी प्रकार ये पुरस्कार उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जो दिव्यांगजन के कल्याणार्थ काम कर रहे हैं। कि ऑनलाइन प्रक्रिया के द्वारा भारत सरकार की वेबसाइट, मंत्रालय की वेबसाइट पर अप्लाई किए जाएंगे। ये है, पोर्टल का नाम है www.awards.government.in। इस पे लॉगिन कर सीधे आवेदन पत्र भेजाए जा सकते हैं और माध्यम वही होगा कि सबसे पहले जिला कार्यालय, फिर कलेक्टर साहब और फिर निदेशालय से अनुमोदित होकर ये एक प्रति भारत सरकार को जाएगी। ये प्रस्तावित की गई है। इसके लिए 31 जुलाई तिथि रखी है। अंतिम तिथि अभी तक
निश्चित नहीं हुई है। जो है वो आपको निवेदन किया गया। बीएल पब्लिक विद्यालय द्वारा शनिवार बोर्ड परीक्षा में 80% से अधिक अंक आने वाले विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मान किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा व विशिष्ट अतिथि के रूप में एडीओ मुकेश किराड़, ऐप गुरु इमरान खान, राजेश लवानिया व रमेश यादव उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी रविकांत शर्मा ने की। कार्यक्रम में कुल 78 छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया। इसके अतिरिक्त उन छात्र छात्राओं का भी सम्मान किया जिन्होंने अलग अलग विषयों में 100% अंक प्राप्त किए। इसके अतिरिक्त उन अध्यापक छात्र छात्राओं ने 100% अंक प्राप्त किए। अपने संबोधन में ऐप गुरु इमरान खान ने विद्यार्थियों से मोबाइल का उपयोग करने एवं उनके द्वारा बनाए ऐप बच्चों को किस प्रकार लाभान्वित करेंगे यह बताया गया। राजेश लवानिया ने बच्चों को कभी निराश न होने की सलाह दी। मुकेश किराड़ व रविकांत ने बच्चों को नियमित अध्ययन में गुरुजनों के मार्गदर्शन को मानने की सलाह दी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि योगेश मिश्रा ने बच्चों को सलाह दी कि जिस भी क्षेत्र में जाएं वहां 100% ईमानदारी से दें तथा सफलता प्राप्त करें। अंत में प्रधानाचार्य श्रीमती सुवन बिलखा ने सभी का धन्यवाद दिया। मंच संचालन आज बीएल पब्लिक स्कूल के अंदर जो भी बीएल पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट 10th और 12th क्लासेस में हैं, मोर देन 80% जिन बच्चों के हैं उन्हीं सभी को यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। और सम्मान करने के लिए हमने शिक्षाविद हमारे आदरणीय इमरान खान सर को, जो कि ऐप गुरु के नाम से जाने जाते हैं, उन्हें यहाँ पर आमंत्रित किया था और उन्होंने सहज ही हमारा जो निवेदन था उसे स्वीकार किया है। लवानिया सर, जो कि अपने आप में आज के समय में हम देखें तो गवर्नमेंट स्कूल को इतना अच्छा स्वरूप जो दिया है, तो मोटिवेशन के लिए हमने उन्हें बुलाया। योगेश मिश्रा जी जो हमारे सचिव हैं, हमारे संस्था के सचिव हैं, और रविकांत जी और रमेश जी, हमने शिक्षाविदों को यहाँ पर बुलाया जो बच्चों को इसके लिए मोटिवेट कर रहे हैं कि आगे किस तरह से आप और अच्छा अपना भविष्य बना सकते हैं। हमारे स्कूल में सबसे अच्छी चीज़ ये रही कि इस बार बहुत सारे बच्चों के 100 of 100 हैं बहुत सारे सब्जेक्टों में, और मोर देन 56 स्टूडेंट्स हमारे ऐसे हैं जो मोर देन 80% से ज़्यादा इन्होंने किया। और इसमें जो सबसे खुशी की बात यह है कि हमारे पास जो कैटेगरी आती है बच्चों की वो बहुत ही 60 to 70% के बीच आती है, तो हम उनको इम्प्रूव करके 90 to 95 ले जा रहे हैं। तो पेरेंट्स बहुत खुश हैं, पेरेंट्स आए हैं बच्चों के और वो कह रहे हैं कि सर ये जो आपने हमारे बच्चों को गिफ्ट दिया है मार्क्स के रूप में, इसलिए हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। और एक अच्छा कार्यक्रम है, बच्चे बहुत ही उत्साहित हैं कि आज उन्हें यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। आपका नाम है सर? मैं सुनील मिल्खा, डायरेक्टर बीएल पब्लिक स्कूल। उत्तर प्रदेश के हाथरस में सत्संग के दौरान भगदड़ में 121 लोगों की मौत के बाद अभी तक फरार चल रहे बाबा नारायण हरि का कठुमर उपखंड के सहजपुरा गांव में करीब 1.5 बीघा जमीन पर सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित आलीशान आश्रम बना हुआ है, जहां बाबा नारायण हरि ने कई बार पूर्व में कई कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें कई हजारों के करीब श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी थी। 2019-20 कोरोना काल में बाबा इसी आश्रम में 9-10 माह के करीब लगातार रहे। सहजपुरा के ग्रामीणों ने बताया कि बाबा के इस आश्रम में गांव के लोगों पर आने जाने से रोक लगी हुई थी और बाहर वाले श्रद्धालुओं को भी आश्रम में आने जाने की अनुमति दी जाती थी। सहजपुर गांव के लोगों ने बाबा पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि जो कि हाथरस में 121 लोगों की जान गई है उसका जिम्मेदार बाबा ही है। बाबा को जेल होनी चाहिए। बाबा के आश्रम में गांव के लोगों को घुसने नहीं दिया जाता था और महिलाओं व लड़कियों को ही आश्रम में प्रवेश की इजाजत दी जाती थी। उन्होंने बताया कि आश्रम के अंदर क्या होता था यह किसी को नहीं बताया जाता था। उन्होंने कहा कि अगर बाबा दोषी नहीं है तो बाबा को सामने आकर घटना का सामना करना चाहिए और पीड़ित परिवार की मदद करनी चाहिए। आश्रम के लिए जमीन बेचान करने वाले व्यक्ति का आरोप है कि आश्रम के लिए 1.5 बीघा जमीन ही बेचान की थी जिस पर आश्रम बना हुआ है। आश्रम के सामने वाले हिस्से पर बाबा ने जबरन कब्जा कर सेवादार के लिए कमरा बना लिया। उन्होंने बताया कि यह जमीन सन 2008-9 के करीब मैंने बाबा की कमेटी के लोगों को बिक्री की थी, जिस पर आश्रम बनाने का कार्य 2010 में करीब शुरू किया गया। बाबा इस आश्रम में 2020 में आए और अच्छे से रह रहे थे। हाथरस का हादसा नेताओं की साजिश बताया गया। यहाँ बाबा के कई प्रोग्राम किए जा चुके हैं। यह आश्रम सन 2008-9 में बना है। राजेंद्र शर्मा सहजपुरा निवासी के अनुसार भीड़ इकट्ठी करने वाला व सुरक्षा नहीं करना व सुरक्षा नहीं मांगने वाला ही दोषी होता है। खेरली में बाबा का बड़ा कार्यक्रम हुआ था जिसका संचालन इसी आश्रम से होता था।
बाबा की गाड़ी में सजी धजी 17-18 साल की लड़कियां ही होती थी। उन्हीं का आश्रम में प्रवेश था। आश्रम में क्या होता था यह किसी को नहीं पता। इनकी फोर्स भी बताई जाती है। क्या नाम है जी? आप यहाँ पर सेवादार के रूप में रहते हो ना? कब कब बाबा आए थे उसके बारे में बताएं हमारे लिए। बीच में आए यहाँ पर, बड़े समय चले गए, बहुत अच्छे रहे, बहुत बढ़िया रहे, बहुत अच्छे चलते रहे, कोई गड़बड़ नहीं हुई। 121 के करीब लोगों की जान गई है और हाथरस में जो हादसा हुआ है इसके बारे में क्या कहना? वो एक साजिश है। हाँ, साजिश है, कोई नेता द्वारा या किसी द्वारा साजिश ऐसा कभी नहीं होता। जो पहली बार हुआ, कई बार शक्तिशाली हुए हाथरस में, पहली बार यहाँ पर कितनी बार उन्होंने प्रोग्राम किया है, जो सत्संग किया है अपना? यहाँ पर कई बार प्रोग्राम होगा, 5-4 बार प्रोग्राम हो गया। बहुत बढ़िया रहे, कोई गड़बड़ सड़बड़ नहीं हुई। यहाँ पर काफी संगत आए, काफी जनता आई, कोई परेशानी नहीं आई। हाँ, बहुत अच्छे रहे। कब ये आश्रम बना था यहाँ पर? ये आश्रम करीब 8-9 के में बना है। अच्छा, 8-9 में बना। देखो, दोषी तो जो भीड़ को कलेक्शन करने वाला आदमी है वो खुद होता ही है। भाई उन्होंने आह्वान किया है, विशाल कुछ लगाया है, तो वो दोषी तो है ही इस चीज़ के कि उन्होंने इतनी पब्लिक को बुला करके उसकी कोई सुरक्षा नहीं करवाई या सुरक्षा नहीं मांगी। इसमें उनका दोषी होने का तो कारण है ही, तो वो दोषी तो खुद है ही। क्या सिस्टम रहता था? जैसे बाबा ने यहाँ भी सत्संग किया है कई बार। सिस्टम ये रहते थे कि बाबा यहाँ आते थे तो बाबा के आने के साथ ही पूरा आती थी सावन के साथ। हमारे यहाँ एक बार इनका विशाल का प्रोग्राम हुआ था, तो उसमें यहाँ बहुत सारी पब्लिक आई थी, बाहर से बसें भी आई थी। पूरा खेड़ली जो है वो बसों से, साधनों से और आदमियों से भर गया था। ये खेड़ली में भी सबको पता है, कस्बे में भी, और खेड़ली में इसका आश्रम हुआ लगा था। तो इसका जो कार्यक्रम रहता था वो हमारे यहीं से, इस आश्रम पे से ही रहता था। ये यहीं से गाड़ी में बैठ के उसमें जाता था सत्संग में। तो इसके साथ में 17-18 साल की सजी धजी लड़कियां इसकी गाड़ी में रहा करती थी। उन्हीं को प्रवेश होता था, अंदर और किसी को प्रवेश नहीं था। वो लड़कियां जो है इसके अंदर जाती थी। अब ये अंदर क्या होता था क्या नहीं होता था, ये इसकी कमेटी इसकी बनी हुई है, कमेटियां बनी हुई हैं। इसके जो खुद की इसकी एक फोर्स भी बनी हुई है, ऐसा कहते हैं। तो वो जो 10-5 आदमी जिनके हाथों में कुछ गन वन भी हुआ करती थी, इसके साथ रहते थे और वही इसके साथ चला करते थे। तो अब ये अंदर क्या होता था क्या नहीं होता था ये किसी को पता नहीं। कभी किसी ने देखने की कोशिश भी की तो उसको अंदर जाने नहीं दिया। गांव वालों के लिए सिस्टम क्या था जाने आने के लिए? गांव वालों का सिस्टम ये था कि गांव वाले जाते थे और बाहर से ही जो एक इसका गेट है वहीं से ही वहीं बैठ जाती थी पब्लिक। बाबा अंदर रहता था, कभी उसकी मर्जी होती थी तो उठ के आ जाता था और लोग दो बातें कह देता था। बाकी किसी को अंदर जाने की परमिशन बाबा की इजाजत के बगैर नहीं थी। अब बाबा जैसे फरार चल रहे हैं, क्या लगता है पब्लिक के प्रशासन सामने आना चाहिए उनको? हाँ बिल्कुल आना चाहिए। आप मान लो मैं दोषी नहीं हूँ तो मुझे आना चाहिए और कहना चाहिए कि भाई मेरी कोई गलती नहीं है, या उसको बताना चाहिए कि साहब मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, इसमें मैं दोषी भी नहीं हूँ। तो उसको बताना चाहिए, आना ही चाहिए। यदि दोषी नहीं है तो क्यों डर के बाहर क्यों भाग रहे हैं और कब तक भागेंगे? यदि दोषी है तो उनको पकड़ा भी जाएगा। खेड़ली नगर पालिका की ओर से एक ही जमीन पर 2 पट्टे जारी करने के मामले कब्जाधारी 70 वर्षीय शीला देवी अपने परिवार के साथ नगर पालिका के सामने 4 दिन से न्याय की मांग को लेकर बैठी। धरने पर प्रशासन के आश्वासन के बाद 5वां दिन धरना समाप्त कर दिया है। धरना स्थल पर नगर पालिका अध्यक्ष संजय गीजगढ़िया, उपाध्यक्ष संदेश खंडेलवाल एवं नायब तहसीलदार लक्ष्मण प्रसाद गुप्ता ने मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिलाते हुए पीड़ित शीला देवी को जूस पिलाकर धरना समाप्त करवाया। खेड़ली कस्बे के कठुमर रोड FCI गोदाम के पास नगर पालिका के प्रशासन शहरों के संग अभियान वर्ष 2002 में एक ही जमीन पर 2 पट्टे बनाने एवं संभागीय आयुक्त के वर्ष 2002 में बनाए गए दूसरे पट्टे को निरस्त करने के आदेश पर पालिका द्वारा कार्रवाई नहीं करने के विरोध में पीड़ित पक्ष शीला देवी और उसका परिवार धरने पर बैठ गया। इधर मामले को लेकर नगर पालिका द्वारा संभागीय आयुक्त के आदेश पर और द्वितीय पक्ष द्वारा स्टे लेने के मामले में कठुमर विधायक रमेश खींची, पालिका के अध्यक्ष संजय गीजगढ़िया, EO प्रमोद शर्मा एवं स्वास्थ्य शासन विभाग के निर्देशक
सुरेश कुमार ओला से मिले और मामले को लेकर अवगत कराकर दिशा निर्देश दिए। वहीं 4 दिन तक पीड़ित शीला देवी का परिवार धरने पर बैठा हुआ था, लेकिन प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा नहीं पहुंचा। वहीं आज धरने के 5वें दिन नगरपालिका अध्यक्ष संजय गीजगढ़िया व प्रशासनिक अधिकारी धरना स्थल पर पहुंचे और पीड़िता शीला देवी के परिवार से बातचीत कर समझाइश की, जिसके बाद प्रशासन के आला अधिकारियों द्वारा डीएलबी के आदेशानुसार हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया गया, जिसके बाद 5वें दिन धरना समाप्त कर दिया गया। 5 दिन से धरना चल रहा था, उसकी इस समय क्या स्थिति है? धरने में हमको आश्वासन दिया गया, प्रशासन आया है, श्रीमान तहसीलदार साहब आए, श्रीमान चेयरमैन साहब आए, श्रीमान वाइस चेयरमैन साहब आए मौके पर। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि डीएलबी से अभी मार्गदर्शन आ जाएगा और उसके अकॉर्डिंग पट्टा कैंसिल कर दिया जाएगा। तो आप अब अपने धरने को लेकर क्या कहना है आपका? हमने अपना धरना स्थगित कर दिया और हम धरना उठा दिया और हम यही है कि ये अपने जो आश्वासन दिया उसमें हमारा काम हो जाए। आपने धरना समाप्त कर दिया है? हाँ जी। इसका हमने डीएलबी में मैं एमएलए साहब ईओ साहब डीएलबी मिलने गए थे डायरेक्टर साहब से। डायरेक्टर साहब को पूरी फाइल बढ़ाई थी। डायरेक्टर साहब ने फाइल अपने पास रखकर उन्होंने बोला कि जो भी कार्रवाई होगी जारी कर दी जाएगी। इनको पूरा आश्वासन देता हूँ, जो भी मानसिक कार्रवाई होगी इनका कार्रवाई को पूरे सहयोग करेंगे। तो तिजारा क्षेत्र के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय टपुकड़ा में निशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। संस्था प्रधान नीलम यादव ने बताया कि 12वीं कक्षा उत्तीर्ण छात्राओं व उनके अभिभावकों के लिए होंडा कंपनी द्वारा काउंसलिंग सेशन कराया, जिसमें सभी छात्राओं को आगे पढ़ाई जारी रखने के लिए कॉलेज में एडमिशन सुनिश्चित कराने को कहा गया। प्रदीप ने बताया कि एक सशक्त आत्मनिर्भर महिला सशक्त राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, इसलिए सभी को आगे की पढ़ाई पूरी कर आत्मनिर्भर बनना है। काउंसलिंग सेशन पश्चात निशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण व पौधारोपण कार्यक्रम रखा गया। पुलिस मुख्यालय जयपुर के पुलिस अधीक्षक पंकज चौधरी ने कहा कि सीएलजी सुरक्षा सखी पुलिस मित्र ग्राम रक्षक व पुलिस जनता के बीच की कड़ी है। वे अपनी सहभागिता सक्रिय रहकर निभाएं। वे नीमराना थाने में सीएलजी पर अन्य कम्युनिटी की आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत सरकार व राजस्थान पुलिस की फ्लैगशिप योजना धरातल पर कितनी कारगर है। इनमें स्वागत कक्ष में परिवादियों की पीड़ा कैसे सुनी जाती है, इसी को लेकर और क्या सुधार हो सकते हैं। साथ ही बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शालिनी राज, नीमराना पुलिस उपाधीक्षक सचिन शर्मा, थाना प्रभारी महेंद्र यादव सहित पुलिसकर्मी मौजूद रहे। और कुछ जो खामियां थी उसको निर्देशित किया गया है, जैसे कि परिवादियों के लिए उनको एक प्रॉपर फॉलो होना चाहिए। कोई परिवादी आता है तो उसको हमको एक लंबे समय तक नहीं छोड़ना है, उनको फॉलोअप लेना है, उनको बातचीत करनी है। उस परिवादी को महसूस हो कि हमारे साथ थाना जुड़ा हुआ है, किसी परिस्थिति में हम थाने से संपर्क कर सकते हैं। एक कटाव की बात ना है। जैसे महिलाओं से बहुत रिलेटेड मैटर आते हैं तो महिलाओं के लिए यहाँ महिला काउंसलर्स हैं। महिला काउंसलर मैंने देखा कि राजस्थान में अधिकतर जगह जो महिला काउंसलर जो एनजीओ के द्वारा थाने पे पदस्थापित की, वो बड़ा अच्छा काम कर रही है, बड़ा सराहनीय काम उनका। और मुझे लगता है कि महिलाओं और बच्चियों से 80 से 90% केसेस महिला काउंसलर वो सुन पा रही है, उनको अच्छे से उनको रिजॉल्व कर पा रही है, क्योंकि वो बड़े अच्छे तरीके से उनको काउंसिल कर पा रही है। तो यही प्रक्रिया जो स्वागत कक्ष की है, हम लोग चाहते हैं कि हमारे जो परिवादी आए वो संतुष्ट होकर जाए। स्वागत कक्ष को एक्चुअली हम स्वागत के रूप में, एक पॉजिटिव सेंस के रूप में रखना चाहते हैं। सुरक्षा जो है वो महिलाओं और बच्चियों से रिलेटेड मैटर्स में बड़ी अच्छी भूमिका निभा रही है अपने इलाके में, क्योंकि वो इनिशियल लेवल पे ही इस प्रॉब्लम को समझती हैं और अगर कोई ज़्यादा उसमें दिक्कत आती है तो वो थाने को संपर्क करके उसका निष्पादन करते हैं। साउथ के राजस्थान में मैंने जैसे बांसवाड़ा डूंगरपुर में हमने सुरक्षा सखियों को बड़ा अच्छा ग्रुप बना के देखा है, जहाँ पे कि वो न सिर्फ इनको राहत दे रही हैं, इनकी आवाज़ बन रही है, बल्कि अगर किसी कॉलेज स्कूल के बाहर अगर कोई ड्रग्स भेजा जा रहा है, कहीं शराब गलत तरीके से बेची जा रही है, गलत चीज़ हो रही है, कहीं छिनौती घटना हो रही है, कहीं पे मंचले घूम रहे हैं स्कूल के बाहर, तो इनकी भी सूचनाएं जब वो देती है तो पुलिस उसमें एक्टिव होकर उसमें कार्रवाई करती है, तो बड़ा एक मैसेज जाता है और सुरक्षा सखियों का जो कॉन्फिडेंस है वो कहीं ना कहीं बड़ा अच्छा हमें दिखता है। तो ये सुरक्षा सखियाँ हैं जो एक महिला विंग से जुड़ी हुई हैं, ये अगर सक्रिय प्रॉपर तरीके से हर थाने में हो जाए तो महिलाओं से रिलेटेड मैटर्स को हम लोग अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं।
सर स्टाफ शॉर्टेज के बारे में जो भी पब्लिक ने मुद्दा उठाया सर, उसके विषय में क्या? देखिए, राजस्थान में जैसे पुलिस मुख्यालय के द्वारा प्रत्येक ग्रामीण थाने में और शहरी थानों की नफरी वो ऑलरेडी राजगढ़ कस्बे के भौरंगी धाम गौशाला में वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा पहुंचे, जहां उन्होंने भौरंगी धाम गौशाला के वन महोत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस दौरान उनका फूल माला व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर विभिन्न समस्याओं को लेकर मंत्री संजय शर्मा को ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपे। इस दौरान मंत्री संजय शर्मा ने एक पेड़ मां के नाम का पौधारोपण किया। कार्यक्रम के संयोजक व भौरंगी धाम गौशाला के गौ सेवक प्रशांत पंडित ने बताया कि उन्होंने करीब 150 पौधे रोपित किए। मंत्री संजय शर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में आह्वान किया है, इस समय एक पौधा अपनी मां के नाम लगाओ। इसी बात से प्रेरणा लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के 7 करोड़ पौधे लगाने का जो लक्ष्य हम सबको दिया है, उसको लेकर के भौरंगी धाम गौशाला के सदस्य भी लगे हुए हैं। आने वाले समय में पर्यावरण शुद्ध रहे, इसके लिए पौधारोपण की महती आवश्यकता है। आज भौरंगी वन महोत्सव का उद्घाटन था, इसमें माननीय राजस्थान सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा जी पधारे। उन्होंने एक संदेश दिया, एक पेड़ अपनी मां के नाम का, जिसमें सभी गौ सेवकों ने और आम नागरिकों ने एक एक पेड़ लगाया। करीब आज हमने 150 पौधे लगाए हैं एक साथ। सेवा को संभालने हमारे सभी युवा साथियों, पूजा के योग मेरी माता शक्ति आदरणीय बाबूलाल जी, पार्टी के सभी कार्यकर्ता बंधु, सबसे पहले तो मैं आप सबको हृदय से अंतर मन से बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहूंगा कि शॉर्ट टर्म पर आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में आए और आपने जो मुझे स्वागत सम्मान दिया, उसके लिए हृदय से अंतर मन से बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहूंगा। और धन्यवाद इस बात के लिए भी देना चाहूंगा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने पूरे देश की जनता को आह्वान किया है, इस समय एक पौधा अपनी मां के नाम जरूर लगाएं। राजगढ़ कस्बे के चौपड़ बाजार में स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह के पट खोले गए, जहां पर गर्भगृह से बाहर आए भगवान जगन्नाथ ने दर्शन दिए। इस अवसर पर भगवान जगन्नाथ के दर्शनों के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इसके उपरांत भगवान जगन्नाथ महाआरती की गई तथा भगवान जगन्नाथ का प्रसाद का वितरण किया गया। अलवर शहर के भारत टॉकीज पुलिया के समीप निर्वाणा होटल के बाहर सड़क अचानक 3-4 फीट धंस गई, जिसमें एक महिला गंभीर घायल हो गई और एक टेम्पो क्षतिग्रस्त हो गया। सड़क धंसने पर यातायात डाइवर्ट किया गया। सड़क धंसने की सूचना के बाद मौके पर नगर विकास न्यास अधिकारी पहुंचे और धंसी सड़क में जेसीबी से मिट्टी रोड़ी डालकर सड़क को सही कराया गया। जिस जगह सड़क धंसी उसके नीचे से सीवरेज की लाइन जा रही है और वह अंदर से लीकेज होने के कारण पानी सड़क के नीचे भरता गया और सड़क पोली होकर जमीन में धंस गई। नगर विकास न्यास के XEN योगेंद्र कुमार ने बताया कि सड़क धंसने की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे और मौके पर ही मिट्टी रोड़ी से सड़क को सही करने का कार्य शुरू कराया गया। उन्होंने बताया कि काफी पुरानी सड़क है और सड़क के नीचे से सीवरेज लाइन होकर निकल रही है। सीवरेज लाइन सड़क के नीचे से लीकेज होने के कारण सड़क पोली होती चली गई और जमीन नीचे धंस गई। अभी बारिश का मौसम है, इसलिए मिट्टी और रोड़ी डालकर सड़क को दुरुस्त कराया गया। बारिश बंद हो जाएगी तब भगत सिंह सर्किल से लेकर भारत टॉकीज ओवरब्रिज पुलिया तक सड़क का निर्माण करवाया जाएगा। यहाँ पर पुरानी सीवर लाइन थी और जिसमें कहीं पानी गया है बारिश का, उसकी वजह से सेटलमेंट हुआ है, इसको भी रिपेयर करा रहे हैं। आज केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों की बैठक ली, उसमें भी दिशा निर्देश दिए कि भाई नाले अवरुद्ध हो गए, अपन क्या कार्रवाई कर रहे हैं? नालों की साफ सफाई का कार्य वैसे तो नगर निगम अलवर से संबंधित है। ये जो सेटलमेंट हुआ है, ये पुरानी एक सीवरेज लाइन जो डली थी 8-9 साल पहले ROID में डाली थी, उसके में लूज कहीं कॉम्पेक्शन प्रॉपर नहीं है, उस वजह से हुआ है। पानी बारिश का गया शहर में कई जगह गड्ढे हैं, तो शहर तो पूरा UIT अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का, उन पर किस तरह आप कार्रवाई भरपाई करेंगे? अगर यहाँ जहाँ भी कहीं ऐसे कोई क्षतिग्रस्त हुई है बारिश की वजह से, उसका भी तुरंत रिपेयर करा रहे हैं। अभी टेम्परेरी इसको रिपेयर करा रहे हैं, उसके बाद परमानेंट भी रिपेयर कराएंगे। आपका नाम और पद बता दें। योगेंद्र कुमार, XEN UIT। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। CMRS Institute admission open 6th to 12th and target batch. New batch start. IIT, NEET, CA 6th to 12th
class foundation humanities with IAS CLAT program. Scholarship up to 90%. CMRS में आपको मिलेगी स्टेबल और एक्सपीरियंस फैकल्टी आपके बच्चे की बेहतर पढ़ाई के लिए, जिनमें CP गुप्ता सर, SS राठौड़ सर, राजीव बंसल सर, विकास चतुर्वेदी सर और प्रमोद गुप्ता सर। CMRS JLG Square opposite Harish Hospital near Jail Circle, Alwar. For more information, contact us 7014392684 or 9828115191. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर शहर में बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, इसकी बानगी आज सुबह केडलगंज में देखने को मिली। सुबह दुकानदार ने रोजाना की तरह दुकान खोली और इतनी ही देर में कोई दुकान से पैसों से भरा थैला लेकर फरार हो गया। बैग में पैसों के साथ दुकान के जरूरी कागजात भी थे। दुकानदार जगदीश प्रसाद जायसवाल ने बताया कि उनकी जगदीश प्रसाद ट्रेडर के नाम से केडलगंज में दुकान है। वह रोजाना की तरह दुकान खोलकर बगल वाली दुकान में सफाई कर रहे थे, तभी बगल वाली दुकान में रखा हुआ थैला बदमाश लेकर पार हो गए। उन्होंने बताया कि बैग में करीब 60,000 कैश सहित दुकान के दस्तावेज थे। घटना के बाद मौके पर आसपास के सभी दुकानदार एकत्रित हो गए और कोतवाली थाने जाकर शिकायत के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। घटना ये है सर, मैंने दुकान खोली, दुकान खोल के मैंने अंदर थैला रखा, फिर उसके बाद मैं सफाई करने को दूसरी दुकान में चले गया। करीब 10-10 बजे की बात है। उसके बाद मैं उधर से आज देखूं तो वहाँ थैला गायब है। थैले में करीबन 60-70 हज़ार और उसमें कागज पत्तर हैं। सबसे ज्यादा तो जरूरी हमारी दुकान के लेने देने के सबसे वो है कटले में केडलगंज चाय पकू मोहल्ला। जब आप आए तो देखा कोई दुकान पे आया, किसी को शक नहीं? उस टाइम कोई भी नहीं दिखा। उसमें कोई ग्राहक आया, ग्राहक भी एक आया था जिसको बाहर की बार सामान लेके वो चले गए। जानकारी पुलिस को जानकारी दिया है। क्या काम वो आ रहे हैं, 10-15 मिनट का नाम ले लें। 10-15 मिनट। क्या नाम है आपका? जगदीश। अलवर शहर के वार्ड 3 के पार्षद रमेश चंद्र सैनी ने नगर निगम में सफाई व्यवस्था को लेकर बड़ा घोटाला करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में नगर निगम आयुक्त और महापौर जिम्मेदार हैं। उन्होंने बताया कि 2.5 माह के दौरान मैंने कई पत्र आयुक्त को और महापौर को लिखे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने पत्र में लिखा कि सफाई व्यवस्था को लेकर जो शर्तें तय की गई हैं, उनका कोई भौतिक सत्यापन नहीं किया जा रहा है। न अलवर शहर में सफाई हो रही है, न ही सफाई कर्मचारियों को औजार उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में सफाई ठेकेदार पर पेनल्टी लगनी चाहिए, लेकिन दोनों पेनल्टी नहीं काट रहे हैं और लगातार उसका भुगतान कर रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि सफाई कर्मचारियों का बीमा नहीं कराया गया है। अलवर शहर में सफाई व्यवस्था को लेकर 3 कंट्रोल रूम बनाए जाने थे, लेकिन एक भी कंट्रोल रूम नहीं बनाया गया। कंट्रोल रूम नहीं बनने पर भी 1000 प्रतिदिन भी जुर्माना है। उन्होंने कहा कि अगर महापौर आयुक्त ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की तो सोमवार को 2 घंटे का सांकेतिक धरना दिया जाएगा। उसके बाद आंदोलन की रूपरेखा तय की जाएगी। पूरा मामला ये है, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ, नगर निगम में इतना मोटा घोटाला हो रहा है सफाई के को लेकर। मेरे कम से कम पिछले 2-2.5 महीने के अंदर लेटर दिए गए हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई गई। आयुक्त महोदय को मैंने दे दिया, महापौर को मैंने चेता दिया, लेकिन उन लेटरों पर आज तक पेनल्टी नहीं कटी है। मैं आज फिर एक लेटर लेकर आया हूं। समस्त जिम्मेदारी आयुक्त महोदय और महापौर की रहेगी। अगर एक शरायत के अनुसार, शरायत बिंदु नंबर 1 से 60 बिंदु हैं शरायतों में, अगर उनका भौतिक सत्यापन नहीं कराया गया और उनके अनुसार पेनल्टी नहीं कटी गई तो सोमवार को शांतियुत धरना 2 घंटे के मैं दूंगा। और क्या नहीं हो रहा है, पेनल्टी नहीं कट ली। अब सब ये सफाई समिति के द्वारा जो है ना तो औजार दिए जा रहे सफाई कर्मी को बेचारे को, और ना ही उनका बीमा जो है मेन बीमा नहीं कराया। 2.5 महीने हो गए ठेका चलते हुए, एक का भी बीमा नहीं कराया इन्होंने, और बिल पास हो रहा है जबकि पेनल्टी है। और ना ही इन्होंने कंट्रोल रूम बना रखे,
भाई 3 कंट्रोल रूम बनाने थे तो एक भी शिकायत करता है कहीं भी तो आखिर शिकायत करे तो कहाँ करे जनता। इन्होंने कंट्रोल रूम नहीं बना रखे, उसकी प्रतिदिन की 1000 रुपए की पेनल्टी वो नहीं कट रही। सबसे बड़ा मोटा घोटाला इन्होंने कर रखा है और मैं इनको चेता रहा हूँ बार बार मेरे लेटर के माध्यम से, ये पेनल्टी नहीं कट रही है। अगर इन्होंने नहीं काटी गई और जून का महीने का अगर इन्होंने पेमेंट कर दिया और पेनल्टी नहीं काटेगी तो सोमवार को मैं सांझे धरना 2 घंटे का दे दूंगा। शनिवार को भिवाड़ी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन और तिरखा कंसल्टेंट्स एंड एडवाइजर्स LLP के द्वारा पर्यावरण, सामाजिक और शासन, ग्रीन हाउस गैस लेखा, कार्बन सीमा समायोजन तंत्र और ग्रीनको पर एक सेमिनार रखा गया। कार्यक्रम में ESG की मूल बातें और भारत में ESG के आसपास के नियमों को शामिल किया गया। GSG लेखा स्कोप 1, 2 और 3, GHG लेखांकन और GHG लेखांकन की विभिन्न पद्धति को शामिल किया गया। कार्बन सीमा समायोजन तंत्र, यूरोपीय संघ का कार्बन सीमा समायोजन तंत्र यूरोपीय संघ में प्रवेश करने वाले कार्बन गहन वस्तुओं के उत्पादन के दौरान उत्सर्जित कार्बन पर उचित मूल्य लगाने और गैर यूरोपीय संघ के देशों में स्वच्छ औद्योगिक उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए यूरोपीय संघ का उपकरण है। CBAM के निहितार्थ और विनियमन का अनुपालन करने के तरीके को शामिल किया गया। रामगढ़ कस्बे के छोटी बावड़ी हनुमान मंदिर से पूठी तक नवनिर्मित सड़क के दोनों ओर की पटरियों की मिट्टी मानसून पूर्व की एक ही बरसात में बह जाने से सड़क के दोनों ओर जगह जगह गड्ढे हो गए हैं, जिससे आमने सामने से आए वाहनों के साइड देने पर कभी भी हादसा हो सकता है। जबकि इस सड़क को बने अभी 1 वर्ष भी नहीं हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र का लिंक रोड होने के कारण इसकी चौड़ाई भी 3.5 मीटर के करीब है। रामगढ़ से अलावड़ा मुख्य मार्ग पर अवरोध आ जाने पर बड़े वाहन चालक इसी मार्ग का उपयोग करते हैं। छोटी बावड़ी हनुमान से पूठी तक बनी डामर सड़क के दोनों ओर की पटरी जहां 1 मीटर से अधिक बनाई जानी थी, जबकि काफी जगह 2 फुट चौड़ी पटरी भी नहीं है। डामर सड़क के किनारे पर खड़े विद्युत पोल भी अभी तक नहीं हट पाए हैं। इस कारण भी तेज गति वाहन द्वारा साइड देने से हादसा होने की हर समय संभावना बनी रहती है। कुछ ऐसे ही हालात रामगढ़ से पूठी अलावड़ा के मुख्य मार्ग पर विद्युत पोलों के हैं, जो कि डामर सड़क के किनारे पर खड़े हैं, जिनसे कभी भी हादसा हो सकता है। इस बारे में PWD विभाग के सहायक अभियंता साकिर हुसैन से बात की तो उन्होंने बताया कि नई सड़कों की पटरियां अक्सर बरसात में बह जाती हैं और इस बार तो अधिक बरसात आने से पुरानी सड़कों की पटरियों में भी जगह जगह गड्ढे हो गए हैं। इन सभी को सही करवा दिया जाएगा और सड़क किनारे खड़े विद्युत पोलों को हटवाने के लिए नगरपालिका प्रशासन और ग्रामीणों को विद्युत विभाग से कहना चाहिए। हमने रामगढ़ से पूठी मुख्य सड़क मार्ग के दोनों ओर खड़े विद्युत पोलों को हटवाने के लिए विद्युत विभाग को लिखा था। उसमें विद्युत विभाग ने पोल हटवाने का 17 लाख का एस्टीमेट बनाकर हमें भेज दिया, जबकि विद्युत विभाग ने बिना हमारे विभाग से अनुमति लिए PWD की जगह में विद्युत पोल लगवा दिए थे। प्रशासन की नींद भी तभी खुलेगी जब कोई बड़ा हादसा हो जाएगा। समय रहते विद्युत पोल हट जाते तो आमजन और वाहन चालकों को राहत मिल जाती। नौगांवा तहसील के ग्राम शेरपुर का बास में पीने के पानी की समस्या पिछले कई सालों से बनी हुई है, जिसको लेकर शेरपुर गांव की महिलाओं ने नौगांवा तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। शेरपुर निवासी महिला सरोज ने बताया कि पिछले 8 साल से गांव में पानी की समस्या बनी हुई है और लगातार 4 सालों से वह पानी की समस्या के लिए प्रशासन को अवगत करा रहे हैं, लेकिन प्रशासन के द्वारा पानी की समस्या को कोई समाधान नहीं किया गया। कुएं की जमीन पर गांव के कुछ दबंग लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। गांव में सरकारी बोर कटा हुआ है, जिस पर पानी की टंकी बनाना चाहते हैं। इसको लेकर सरपंच को भी कई बार शिकायत की, लेकिन सरपंच ने कोई सुनवाई नहीं की। पानी को लेकर उन्हें काफी दूर तक पानी भरने जाना पड़ता है। SP भिवाड़ी सुश्री ज्येष्ठा मैत्री व भिवाड़ी मैन्युफैक्चर एसोसिएशन द्वारा ट्रैफिक पुलिस के जवानों को सम्मानित किया गया। ट्रैफिक पुलिस की कड़ी मेहनत, समर्पण और उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। भिवाड़ी मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने भी अपने विचार व्यक्त किए और ट्रैफिक पुलिस के प्रति आभार व्यक्त किया गया। उन्होंने बताया कि ट्रैफिक पुलिस के प्रयासों के कारण ही भिवाड़ी में यातायात व्यवस्था में सुधार हुआ है। भिवाड़ी मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन द्वारा ट्रैफिक पुलिस के जवानों को ड्यूटी समय में बरसात, धूप आदि परेशानियों से आराम के लिए प्रत्येक जवान को एक छाता, एक जोड़ी वर्किंग शूज,
हर समय बाहर रहने में पानी के लिए एक एक पानी की बोतल देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर जिला पुलिस अधीक्षक ज्येष्ठा मैत्री, DMA अध्यक्ष चौधरी जसवीर सिंह राणा, पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह चौहान, मानद सचिव DL स्वामी मौजूद रहे। मेवात शिक्षा एवं विकास संस्थान राजस्थान किशोरी बालिकाओं की शिक्षा एवं सशक्तिकरण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में जिन बालिकाओं ने पढ़ाई छोड़ रखी है और उनकी उम्र 14 साल से अधिक है, उनके लिए शिक्षा मित्र के कार्यशाला का आयोजन एमिड कार्यालय तिजारा में किया गया, जिसमें तिजारा ब्लॉक के 30 गांव से 30 शिक्षा मित्र ने भाग लिया। संस्था सचिव नूर मोहम्मद ने बताया कि जिन बालिकाओं ने पढ़ाई छोड़ रखी है, जिनकी उम्र 14 साल से अधिक है, उनको बालिका शिक्षा केंद्र से जोड़ना है और जिनकी उम्र 14 साल से कम है, उनको राजकीय विद्यालयों में प्रवेश दिलाना है। राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र में सकट क्षेत्र के गांव नारायणपुर में मुरली मनोहर चतुर्भुज जी महाराज मंदिर पर विश्व शांति व मानव कल्याण के लिए ग्रामीणों के सहयोग से चल रहे 9 दिवसीय विष्णु महायज्ञ एवं भागवत कथा में उपस्थित श्रद्धालुओं को प्रवचन देते हुए कथावाचक संत साईं राम ने कहा कि भागवत कथा सुनने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग मिलता है, साथ ही आत्मज्ञान की प्राप्ति एवं जीवन जीने की राह मिलती है। उन्होंने कथा के दौरान उपस्थित श्रद्धालुओं भागवत में कुंती महारानी की स्तुति, शौनक ऋषियों के 6 प्रश्न, सूत गोस्वामी द्वारा उत्तर भक्ति की महिमा के साथ ही कथा से जुड़े कई प्रसंग सुनाए। वहीं कथा के दौरान हरे रामा हरे कृष्णा नाम का संकीर्तन किया गया। कथा में भजनों पर महिला श्रद्धालुओं ने जमकर नृत्य किया। वहीं यहाँ चल रहे विष्णु महायज्ञ में यज्ञाचार्य पंडित रामबाबू शर्मा ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ यजमानों से यज्ञ वेदियों में शुद्ध गाय के घी एवं हवन सामग्री की आहुतियां दिलवाई गई। आपातकाल और लोकतंत्र की हत्या विषय पर भारतीय जनता पार्टी विधानसभा कठुमर द्वारा द्वारका पैलेस कठुमर में विचार संगोष्ठी आयोजित की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्य वक्ता विधायक रमेश खींची रहे। अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष सुनील बजाज ने की। इस मौके पर मुख्य अतिथि मुख्य वक्ता विधायक रमेश खींची ने आपातकाल को याद करते हुए कहा कि यह देश के लिए काला दिवस व भारतीय राजनीति का बुरा समय बताया है। उन्होंने कहा कि आपातकाल और लोकतंत्र की हत्या 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 में कांग्रेस शासन द्वारा आम जनता पर अत्याचार किया गया। उन्होंने कहा कि कठुमर विधानसभा का चहुमुखी विकास कराना मेरी प्राथमिकता है। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से एकजुट होने का आह्वान किया। कार्यक्रम का शुभारंभ पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी व भारत माता की तस्वीर पर दीप प्रज्वलित कर किया गया। हरसौली कस्बे में हरसौली से खैरकल जाने वाली मुख्य सड़क पर पानी भरा हुआ है, जिसके कारण आने जाने वाले राहगीरों को काफी परेशानी हो रही है। दुकानदारों ने बताया कि बस स्टैंड के दोनों ओर नाले बने हुए हैं। जब से नाले बनाए गए हैं और अब तक नाले की सफाई कराने किसी ने ध्यान नहीं दिया और कुछ दुकानदारों की तरफ से नालों पर अतिक्रमण कर उन्हें बंद कर दिया गया। अब पानी जाने का कोई रास्ता ही नहीं है, जिसके कारण मुख्य बाजार में अभी तक पानी भरा हुआ है। पानी भरने के कारण भूरीबाई आयुर्वेदिक चिकित्सालय में मरीज रोडवेज बस स्टैंड पर बस में आने जाने वाली सवारी सहित राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के ग्राहकों को भी आने जाने में काफी परेशानियों का उठाना पड़ रहा है। बस स्टैंड के दुकानदारों ने ग्राम पंचायत व प्रशासन से नाले की सफाई कराकर पानी को निकालने की मांग की ताकि सभी लोग परेशानी से बच सके। वहीं हरसौली नायब तहसीलदार अजीत सिंह यादव ने बस स्टैंड पर पहुंचकर पानी के बारे में जानकारी ली और तुरंत कार्रवाई करते हुए जेसीबी मंगवाकर पानी निकालने वाले रास्तों को खुलवाकर पानी निकलवाया। मोहित यादव का जन्मदिन मनाया गया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी शामिल हुए। यादव के जन्मदिन पर सामाजिक कार्यक्रम संपन्न हुए। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का स्वागत किया गया। हर साल की तरह इस साल भी नारनौल रोड बहरोड में भाजपा नेता यादव का जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव सहित बड़ी संख्या में पार्षद, चेयरमैन, पंच, सरपंच, प्रधान, भाजपा नेता व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस मौके पर मोहित यादव के पिता बहरोड विधायक डॉक्टर जसवंत सिंह यादव ने एक पेड़ मां के नाम के तहत पंचायत समिति बहरोड परिसर में पौधारोपण और ब्लड डोनेशन कैंप का उद्घाटन व गौशालाओं को अनुदान जैसे सामाजिक व जनहित कार्यक्रमों को संपन्न करवाया।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर योगेंद्र शर्मा के निर्देशन में जिले में चलाए जा रहे शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत आज खाद्य सुरक्षा अधिकारी दल द्वारा बड़ौदा में क्षेत्र में छापामार कार्रवाई की गई, जिसमें राजेश किराना स्टोर अलवर भरतपुर रोड बड़ौदा में से लाल मिर्च पाउडर का नमूना जांच हेतु लिया गया। दुकान पर फूड लाइसेंस लगा हुआ नहीं पाए जाने पर दुकानदार को फूड लाइसेंस अपनी दुकान पर लगाकर रखने को पाबंद किया गया। श्री राम स्वरूप मिष्ठान भंडार बड़ौदा में से मावा बर्फी का नमूना जांच हेतु लिया गया। शिकायत प्राप्त होने पर नितिन किराना स्टोर गंदूरा रोड बड़ौदा में से सरस घी के नकली होने की आशंका होने पर 1 लीटर एवं आधा लीटर वजनी पैकिंग के 2 सैंपल जांच हेतु लिए गए और 11.5 लीटर सरस घी जब्त किया गया। मुंडावर के समीपवर्ती गांव पहल निवासी पर्यावरण प्रेमी के नाम से मशहूर सुरेंद्र सेन ने गांव के युवाओं के साथ एक पेड़ मां के नाम लगाने के अभियान के तहत वृक्षारोपण किया। आपको बता दें, पर्यावरण प्रेमी सुरेंद्र सेन अब तक 1 लाख से अधिक पौधे लगा चुके हैं, जिसको लेकर वह जिला स्तर सहित अन्य सैकड़ों स्थानों पर सम्मानित हो चुके हैं। शुक्रवार को पर्यावरण प्रेमी ने गांव के युवाओं को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ने के लिए एक पेड़ अपनी मां के नाम लगाने की अपील भी की। साथ ही पर्यावरण प्रेमी सुरेंद्र सेन ने स्कूलों, हॉस्पिटल और सार्वजनिक स्थानों पर बृहद वृक्षारोपण करने का संकल्प लिया। पर्यावरण प्रेमी सुरेंद्र सेन ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण को बचाने के लिए देशवासियों से पेड़ लगाने की अपील की। पीएम मोदी ने मन की बात के 111वें एपिसोड में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर एक पेड़ मां के नाम अभियान शुरू किया है। इस दौरान पीएम मोदी ने अपील की सभी लोग एक पेड़ अपनी मां के नाम पर जरूर लगाएं, क्योंकि दुनिया का सबसे अनमोल रिश्ता मां का होता है। हम सबके जीवन में मां का दर्जा सबसे ऊंचा होता है। मां हर दुख सहकर अपने बच्चे का पालन पोषण करती है। हर मां अपने बच्चे पर हर स्नेह लुटाती है। जन्मदात्री मां का ये प्यार हम सब पर एक कर्ज की तरह होता है, जिसे कोई चुका नहीं सकता। मां के सम्मान में एक पेड़ जरूर लगाएं। अलवर शहर में अनेक संस्थाएं ऐसी चल रही हैं जिनके पास ना ही रजिस्ट्रेशन है और ना ही मान्यता। जिन स्कूलों के पास मान्यता है लेकिन वह स्कूल है, उन्हें मान्यता के स्तर से उच्च कक्षाएं विद्यालय में संचालित कर रखी हैं। इस प्रकार की शिकायतें मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था ने पूर्व में जिला शिक्षा अधिकारी नेकी राम को की थी, लेकिन अभी तक विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। कुछ स्कूल ऐसे भी संचालित हो रही हैं जिनकी मान्यता किसी संस्था की है और वह इस प्रकार अवैध विद्यालय चला रहे हैं। उनकी सघनता से जांच कराई जानी चाहिए। उन पर विभागीय कार्रवाई करके दंडित किया जाना चाहिए, जिससे अभिभावकों व छात्र छात्राओं के साथ धोखाधड़ी नहीं हो सके। सक्सेस कोचिंग एकेडमी कोचिंग के ऊपर मोनालिसा सेकेंडरी स्कूल एनईबी का बोर्ड लगा हुआ है, जो नियमानुसार अवैध है। आईपीएस अकेडमी दीनबंधु उच्च प्राथमिक विद्यालय, गुरुजी पब्लिक स्कूल दिवाकरी, विद्या गुरु कोचिंग इंस्टीट्यूट, रामदेव उच्च प्राथमिक विद्यालय खुदनपुरी आदि। मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान के जिला अध्यक्ष लालाराम ठाकुर ने बताया कि अलवर शहर में 40 विद्यालय व कोचिंग संस्थान अवैध तरीके से संचालित हैं, जो बिना मान्यता के चलाए जा रहे हैं। जिला शिक्षा अधिकारी नेकीराम को पहले भी अवगत करवाया गया है और आज फिर से अवगत कराने आए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी ने जल्द ऐसी अवैध स्कूलों पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। मैं मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान संघ का जिलाध्यक्ष हूँ और ज्ञानदीप विद्यापीठ दाऊदपुर में भी मेरा स्कूल है। और हम आज कोचिंग के बारे में डीओ को बताने आए हैं कि जिनके पास में कोई मान्यता नहीं, बिल्कुल कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई भवन नहीं, और वहाँ वो कोचिंग चला रहे हैं। और जो रजिस्टर्ड स्कूल हैं, मान्यता प्राप्त स्कूल हैं, उनके बच्चों को तोड़ करके उसमें पढ़ा रहे हैं। और जब वहाँ उनके पास कोई जाता है तो इस बात को वो ये कह देते हैं कि हम तो यही करेंगे, हमको तो डीओ ने या उन्होंने परमिशन दे रखी है। तो इसीलिए उसका विरोध करने के लिए हम यहाँ आए हैं और उनकी जांच के लिए। अब यहाँ संबंध अधिकारी से मिले हैं तो आपको क्या आश्वासन दिया गया है? अधिकारी ने ये कहा कि भाई आप मुझे उन स्कूलों की जो मान्यता प्राप्त स्कूल हैं और जिनके बच्चे कोचिंग में पढ़ रहे हैं, उनके पास बच्चे नहीं हैं, उन स्कूलों की सूचना दो जहाँ कोचिंग वालों के बच्चे रजिस्टर्ड हो रहे हैं। मैं वहाँ जाके छापा मारूं और एक टाइम वहाँ बच्चे मिलते हैं कि नहीं मिलते,
फिर मैं कार्रवाई करूंगा, उनकी मान्यता खत्म करूँ। कितने स्कूल हैं शहर में जो ऐसे अवैध तरीके से चल रही हैं? कम से कम 30-40 लोगों कोचिंग सेंटर हैं ऐसे, 30-40 से कम नहीं है और ज़्यादा ही होंगे, हमारी नॉलेज में 40 के लगभग हैं। क्या नाम है आपका? लालाराम ठाकुर। विश्व जनसंख्या दिवस कार्यक्रम राजकीय राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय के IMA हॉल में आयोजित किया जाएगा, जो हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है। उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के मीणा ने बताया कि विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। 2 बच्चों के बीच अंतराल को लेकर चर्चा की जाएगी। जिले में परिवार कल्याण की जो गतिविधि है, जैसे महिला नसबंदी व पुरुष नसबंदी, IUD, BPIUD व अंतराल गर्भ निरोधक इंजेक्शन, जिन्होंने सर्वाधिक इंजेक्शन लगवाए हैं, नसबंदी ऑपरेशन करवाए हैं, इस कैटेगरी में ANM व आशा सहयोगी ने 2 बच्चों का प्रोत्साहन किया है, जिन्होंने ऐसे इंजेक्शन के लिए प्रोत्साहित किया है। ऐसे कार्मिकों को जो ग्रास रूट लेवल के हैं, उनका सम्मान किया जाएगा। ये विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाना है, जो प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है, और इसमें बढ़ती हुई जनसंख्या को लेकर वह जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, उसमें 2 बच्चों के बीच अंतराल को लेकर के चर्चा की जाएगी। इसमें हमारे जिले के अंदर जो परिवार कल्याण की जो गतिविधियां हैं, जैसे महिला नसबंदी, पुरुष नसबंदी और IUD, PPIUD व अंतरा गर्भ निरोधक इंजेक्शन, तो इनका जिन्होंने सर्वाधिक ये इंजेक्शन लगवाए हैं, सर्वाधिक नसबंदी ऑपरेशन करवाए हैं, और इस तरह से हमने एक कैटेगरी बनाई है ANM और आशा की, कि परिवार कल्याण की जिन्होंने सर्वाधिक नसबंदी करवाई है, सर्वाधिक IUD लगवाई हैं, सर्वाधिक अंतरा इंजेक्शन लगवाए हैं, इसी तरह से आशाओं का भी हमने एक अलग कैटेगरी बनाई है कि आशाओं में जिन्होंने सर्वाधिक नसबंदी मोटिवेट की है 2 बच्चों पर, वह जिन्होंने सर्वाधिक अंतरा इंजेक्शन के लिए मोटिवेट किए हैं। तो ऐसे जो कार्मिक हैं हमारे ग्रास रूट लेवल के, इनको हम सम्मानित भी विश्व जनसंख्या दिवस पर करने जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? डॉक्टर के मीणा। दादा दादी फाउंडेशन के तत्वावधान में आज अमावस्या के दिन 38वें प्रसाद वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 3.5 क्विंटल चावल, 7 केजी बेसन की कड़ी और 3 क्विंटल पेठे के प्रसाद का वितरण किया गया, जिसमें 7000 लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। और खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए न्यूज के साथ। नमस्कार।